हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक और सीरीज़ आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ जो कि कांस्टेबल 2008 परीक्षा में ये हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इनको एक बार रिवीजन दो, इनको देखो ध्यान से और इनकी प्रैक्टिस करो। जो मैं आपको बताता चलूँगा, डिटेल्स भी मैं आपको बताऊँगा इसके साथ साथ। और इसके साथ साथ आपको एक बुक भी प्रेफर करनी है, जैसे कि आप या तो ल्यूसेंट पढ़ सकते हैं। अगर आप ल्यूसेंट नहीं पढ़ना चाहते, अगर आप केवल MCQs क्वेश्चन को वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है, आप वो भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन आप इस सीरीज़ को भी करते रहें और आपके एग्ज़ाम में बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो चलते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ मैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महेश का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा। तो आपको चारों ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। महा जमा ईश, नंबर 2 मही जमा ईश, मही जमा ईश और मह जमा ईश। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सब राइट है, पहला ऑप्शन ही सही जाएगा, क्योंकि इसमें एक तो आ निकलेगा, आ और प्लस ई, ये क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, तो यही महेश कहलाएगा, तो ये महेश बन जाएगा। और ये कौन सी संधि के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आता है गुण संधि के अंतर्गत। और ये गुण संधि किसका उपभाग है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये स्वर संधि का उपभाग है। ये मैंने 3 पॉइंट फिर से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले महा जमा ईश में आ जमा ई मिलकर बनता है ए, और ए जो आता है गुण संधि के अंतर्गत आता है, और गुण संधि किसका उपभाग है, ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरीश में कौन सी संधि है। तो पहला आप ऑप्शन देखें, गिरी जमा ईश। इसमें छोटी रॉ में जो है छोटी ई की मात्रा है और एक बड़ी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा प्लस ई की मात्रा बन रही है। ठीक है, इससे क्या है, अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बड़ी ई की मात्रा बन रही है। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, गिरी जमाईश, इसमें बड़ी ई की मात्रा है और इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है। गिरी जमाईश, इन दोनों में छोटी ई की मात्रा है। और इसमें देखेंगे गिर जमाईश, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, गिरी जमाईश, इसमें दीर्घ संधि आ रही है। ठीक है, आप नोट डाउन करते चलें कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि आ रही है। ये भी एक स्वर संधि का ही उपभाग है, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अभीष्ट में कौन सी संधि है, इसमें बताना है हमें। इसमें ऑप्शन देखते हैं, पहले बी ऑप्शन देख लेते हैं। अभय जमा ईस्ट नहीं हो सकता, अभी जमा ईस्ट नहीं है, अब जमा ईस्ट नहीं है, अभी जमा इष्ट। इसमें छोटी ई और छोटी ई, इन दोनों को मिलकर एक दीर्घ संधि बन रही है। ठीक है, दीर्घ संधि यानी बड़ी ई की मात्रा इसमें शामिल हो गई है अभीष्ट में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवगुण का सही उपसर्ग चयन कीजिए। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि अवगुण का सही उपसर्ग क्या होगा, अ, अव, आ या औ। तो इसमें सही ऑप्शन है अव इसका उपसर्ग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अनुचित का सही उपसर्ग बताना है आपको। तो इसमें सही उपसर्ग देखें, अन हो सकता है या अनु हो सकता है, अ हो सकता है या आ हो सकता है। तो इसमें बिल्कुल सही आंसर अन होगा। ठीक है, हलंत वाला ना, जिसमें हलंत लगा हुआ है वही आपके लिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न वाक्यों में से आपको ये बताना है कि कर्म वाच्य का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो आप पहला ऑप्शन देखें, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। केवल आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। नंबर 2 पढ़ो, बी ऑप्शन नंबर बी, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। सी पढ़े, सीता ने गीत गाया। डी, राम ने मोहन को हराया। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं, राम द्वारा पत्र पढ़ा गया, तो इसमें क्रिया क्या है, पढ़ना हो गई, और क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, पत्र पर पड़ रहा है, इसलिए कर्मवाच्य है। तो जिस शब्द में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वो कर्मवाच्य कहलाता है। आप नेक्स्ट ऑप्शन देखें, मुझसे नहीं पढ़ा जाता, ये भाववाचक संज्ञा, भाववाच्य है। इसमें भाववाच्य कौन सा है, भाववाच्य है। और थर्ड वाला पढ़ेंगे आप, सीता ने गीत गाया। तो गीत क्या है, गीत गाना क्या है, क्रिया है, और क्रिया का फल सीता पे पड़ रहा है, तो ये कृतवाच्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कृतवाच्य है। और राम ने मोहन को हराया,
तो अब हराना तो एक क्रिया हो गई, क्रिया का फल राम पर पड़ रहा है, तो ये भी एक कृतवाच्य है। ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को लेकर चलना है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, निम्न में से किस वाक्य में संपर्क क्रिया का प्रयोग हुआ है? आप देखें कि संपर्क क्रिया किस में प्रयोग हो रही है। बालक पढ़ता है, ये भी सरल वाक्य है। राम खाना खा चुका है, ये भी सरल है। गोपाल पानी लाओ, ये कैसी है? एक ऑर्डर टाइप है, आज्ञात्मक है, आज्ञात्मक क्रिया हो रही है इसमें। लेकिन अगर ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे हम, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, तो ये कैसी है? संपर्क क्रिया है, संपर्क क्रिया हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न शब्दों में से गुणवाचक शब्द का पता लगाओ। इसमें मुझे ये बताना है कि गुणवाचक शब्द कौन सा है। तो आप सबसे पहले ऑप्शनों को देखते हैं। नंबर 1 देखते हैं, थोड़ा। थोड़ा कैसा वाक्य है? ये मात्रात्मक वाक्य है। सी नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, इसमें 5, ये संख्यात्मक है। ठीक है, बलवान कैसा है? गुणवाचक शब्द है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें पता है पति या पत्नी के पिता के घर के लिए उपयुक्त शब्द। ऑप्शन नंबर ए ननिहाल, ऑप्शन नंबर बी ससुराल, ऑप्शन नंबर सी पितृगृह, ऑप्शन नंबर डी स्वगृह। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्पायु का विलोम पूछा है इसने। अल्पायु का वृद्धावस्था नहीं हो सकता, युवावस्था नहीं हो सकता, किशोरावस्था नहीं हो सकता, दीर्घावस्था, दीर्घायु बिल्कुल सही है अल्पायु का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्वाचीन का विलोम शब्द बताओ। नवी, ऑप्शन नंबर बी नवई, नवे, ऑप्शन नंबर सी नूतन या प्राचीन। प्राचीन का मतलब होता है पुराना, ठीक है, अर्वाचीन का मतलब हुआ नया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपकार का विलोम शब्द पूछा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर देखो, परमार्थ नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी परस्वार्थ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी उपकार। उपकार बिल्कुल सही आंसर है। जो एहसान ना करे, एहसान करे उसको उपकार कहते हैं, और जो ना करे उसको अपकार कहते हैं। ठीक है, एहसान करने वाला उपकार हो गया, एहसान ना करने वाला हो गया अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अग्रज का विलोम पूछा है इसमें। तो अग्रज का विलोम हुआ आपका अनुज। ठीक है, अनुज बिल्कुल सही है इसमें। अग्रज का बड़ा होता है और अनुज का होता है छोटा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अक्रमक का विलोम शब्द पूछा है इसमें। सिंपल सा है, सकर्मक हो गया। हिंदी में कितने कारक होते हैं उसने ये पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में 8 कारक होते हैं। क्रमशः अगर मैं उनकी बात करूं तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का की के, संबोधन हे अरे, ये आपको याद रखने 8 के 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। इसका ऑप्शन 15 क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंख का तारा मुहावरे से सही अर्थ बताएं आप। तो आंख का तारा होना, सबसे प्यारा होना बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका पत्र मिला वाक्य में आपका में कौन सा कारक है? तो अभी मैंने कारक की बात करी थी। कारक सबसे पहले बताओ, 8 प्रकार के कारक होते हैं। पहला है संबोधन, जिसमें हे और अरे का प्रयोग होता है। अधिकरण में और पर का प्रयोग होता है। कर्म को का प्रयोग होता है, और संबंध का की के। तो इस वाले प्रश्न में पूछा गया है आपका पत्र मिला, तो इसमें आपका में संबंध कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? ऐसा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। भक्ति ये एक वचन है, शिशु भी एक वचन है, और पुस्तक भी एक वचन है। लेकिन प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। आप हो गया, प्राण हो गए, प्राण जो है, प्राण, दर्शन, ठीक है, आंसू, ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। हस्ताक्षर ये भी बहुवचन में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है? इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की है। आप पहला ऑप्शन देखें। पहले ऑप्शन में राम क्या है? एक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा भी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी देखें, यह तो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर हम की बात करूं तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, बिल्कुल सही है। कोई का क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा इसमें, क्योंकि ऑप्शन सी में इसने हम की बात करी है। हम क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन शब्द है।
और इसका अगर मैं एक वचन की बात करूं, एक वचन वाले बात करूंगा तो इसका आएगा मैं। ठीक है, मैं। एक वचन के लिए मैं का प्रयोग होता है और बहुवचन के लिए हम का प्रयोग होता है। ठीक है, उत्तम का ये हो गया सी। 19 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र किसने लिखी है? तो विष्णु शर्मा ने। सीधे से आपको जल्दी जल्दी आप पढ़ें, इसका रिवीजन करें, आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा इन क्वेश्चनों के आधार पर। आप एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। मैं साथ के साथ आपको डिटेल भी बताते चल रहा हूँ इसीलिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। संज्ञा के इसने भेद पूछे हैं कितने होते हैं? तो संज्ञा के भेद 3 होते हैं। क्रमशः कौन कौन से? जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसने, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलकत्ता, कामायनी, सूर्य आदि क्या हैं? किस तरह की संज्ञा हैं? तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है, भाववाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, क्योंकि ये किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं के नाम बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। और जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हो और मैं आशा करता हूं कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो, आप उस अच्छे से एग्ज़ाम दें, यही मेरी आशा है। धन्यवाद।